हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में, या फिर उसे हम यूं भी कहें वर्क ऑफ ग्लेशियर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इरोजनल लैंडफॉर्म्स के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोगों ने जाना था कि हिमनद के द्वारा यू आकार की घाटी है, या हैंगिंग वैली है, लटकती घाटी है, या सर्क है, आरेत है और हॉर्न है, इन आकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से हिमनद के द्वारा होता है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो स्थलाकृति बनाई जाती है इसके द्वारा, उसका नाम है रोशमुटोने। ये जो रोशमुटोने हैं इसे हम मेष शिलाएं या भेड़पीठ शेल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब हिमनद के जो मार्ग में जब हिमनद प्रवाहित हो रहा होता है और उसके मार्ग में जब कभी कठोर चट्टानों के टीले आ जाते हैं, तो जिस ओर से हिमनद चढ़ते हैं तो उस ओर से तो उसे सपाट और मंद ढाल वाला बना देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां पर हिमनद उतरते हैं वहां पर उत्पाटन की क्रिया के द्वारा उसे उबड़ खाबड़ बना देते हैं। तो उस प्रकार की जो आकृति बनती है वो दूर से देखने पर किसी भेड़ के जैसी, बैठी हुई भेड़ की जैसी दिखाई देती है। तो उस प्रकार की आकृति को हम रोशमुटोने अर्थात भेड़पीठ शेल या मेष शिलाओं के नाम से जानते हैं। तो इसको हम यूं देख सकते हैं कि जैसे ये कोई चट्टानी भाग है, तो इस ओर से यदि हिमनद चढ़ रहे हैं तो इसे तो ये सपाट और मंद ढाल वाला बना देते हैं, लेकिन जिस ओर ये उतरते हैं उस ओर इसे उत्पाटन की क्रिया के द्वारा उबड़ खाबड़ यहाँ पर ये बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आकृति बनती है चट्टानों की, उसे हम रोशमुटोने के नाम से जानते हैं। इसे हम अगली स्लाइड के अंदर भी विस्तार से इसके देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्थलाकृति आती है उसे कहते हैं हम क्रेग एंड टेल अर्थात श्रृंग पुच्छ। ये मेष शिलाओं के विपरीत प्रक्रिया होती है कि जब हिमनद के सम्मुख पहले कोमल संरचना आ जाती है तो उसका ढाल तो वो उबड़ खाबड़ कर देती है, और वहीं दूसरी ओर जो कठोर संरचना होती है वहां पर आवरण उसका मंद हो जाता है, ढाल जो है उसका मंद हो जाता है। तो इसके कारण से आगे वाले भाग को तो हम श्रृंग कहते हैं और पीछे वाले भाग को हम पुच्छ के नाम से जानते हैं। तो जैसे यदि हम बात करें तो ये हिमानी के अंतर्गत यदि आगे वाले भाग पर इस प्रकार से, जैसे हिमानी इस ओर चढ़ रही है यहाँ से, तो इस ओर का भाग जो होता है ये हिमानी का मार्ग है। तो हिमानी के मार्ग में जब आगे कोमल संरचना आ जाती है तो उस भाग को तो ये उबड़ खाबड़ बना देती है, और दूसरी ओर उतरते हुए कठोर भाग पर इसे ये मंद ढाल वाला बना देती है। तो ये आगे वाला भाग तो है कठोर कोमल संरचना वाला, और पीछे वाला जो भाग है ये कठोर संरचना वाला होता है। तो यहाँ से ये नीचे उतरते वक्त इसको ये मंद ढाल वाला बना देती हैं। तो इस आगे वाले हिस्से को तो हम श्रृंग के नाम से जानते हैं। ये हिस्सा तो हमारा कहलाता है क्रेग अर्थात श्रृंग, और ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है टेल अर्थात पुच्छ। ये इस रूप के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें तो फिर नेक्स्ट जो आकृति एक और आती है उस आकृति को हम कहते हैं पेटरनोस्टर लेक अर्थात ये होती है झील। झील का अर्थ होता है कि जब हिमनद उतरते हैं तो उतरते वक्त हिमनद जो है वो पहाड़ी भागों से इस प्रकार से यूं उतरते हैं, तो दूर से देखने पर हमारे को यहाँ पर एक ये विशाल, जब हिमनद अपरदन की क्रिया के द्वारा इस प्रकार से विशाल सीढ़ी नुमा आकृति बना देते हैं, और इस सीढ़ी नुमा आकृति के अंतर्गत यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां पर हिमनद उतरते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे जलीय भाग बन जाते हैं, तो उन्हें हम पेटरनोस्टर लेक्स के रूप में जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमनद जब नीचे उतर रहे हैं तो इस भाग पर, फिर उसके कुछ दूरी पर, फिर उसके कुछ दूरी पर, इस प्रकार से यहाँ पर लगातार छोटे छोटे झीलें सी या अस्थायी पानी के भंडार के रूप में, गड्ढों के रूप में बन जाते हैं, तो उन्हें हम पेटरनोस्टर लेक के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस डायग्राम के अंतर्गत ये भी देख सकते हैं कि रोशमुटोने हमें किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये हमने अभी चर्चा भी की थी जिसके बारे में कि जहां पर से जो मेष शिलाएं हैं ये इस ओर से आ रही हैं, ग्लेशियर का मूवमेंट इस ओर हो रहा है, तो ये जब नीचे उतरता है ग्लेशियर तो ये प्लकिंग की प्रक्रिया के कारण से इसको उबड़ खाबड़ बना देता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम रोशमुटोने के नाम से जानते हैं, और ये हम क्रेग एंड टेल के रूप में जान सकते हैं कि किस प्रकार से बनता है कि जब ये जो फ्लो हो रहा है
इसके आगे तो जहां पर सॉफ्ट जो है वो भाग आ जाता है और पीछे जो है वो दूसरा कठोर भाग रहता है, तो उस समय पर सॉफ्ट भाग वाला जो होता है भाग, उसे तो ये काट देती है उत्पाटन की क्रिया के द्वारा, और पीछे वाला जो भाग होता है वो उसे आवरण, उसको जो होता है कठोर भाग होने के कारण से वहां पर ढाल मंद होता हुआ निकल जाता है। तो आगे ये जो उबड़ खाबड़ भाग होता है इसको तो हम क्रेग कहते हैं, और इस पीछे वाले भाग को हम टेल के नाम से अर्थात पुच्छी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये अपर्दन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत चाहे वो यू आकार की घाटी, लटकती घाटी अर्थात हैंगिंग वैली हो, सर्क हो, अरेत हो, हॉर्न, रोश मुटाने, क्रेग एंड टेल, पैटरनोस्टर लेक, तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हिमानी के द्वारा अपर्दन के रूप में अपर्दन क्रिया के रूप में बनाई जाती हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स के रूप में ये जानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो अगले प्रकार की आकृति होती है, अगले प्रकार के जो स्थल रूप होते हैं वो कहलाते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स अर्थात निक्षेप जनित स्थल रूप। प्रवाहित होती हुई हिमानी के अंदर जो ये हिमोड उसके अंतर्गत शामिल होते हैं अर्थात कंकड़ पत्थर, ये जो टुकड़े शामिल होते हैं चट्टानी भाग, जब हिमानी की गति मंद हो जाती है या वो पिघल जाती है तो उस वक्त इनको जो है वो इनका निक्षेप कहीं ना कहीं हो जाता है, और निक्षेप हो जाने के कारण से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन्हें हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ये एक इस डायग्राम के अंतर्गत जितने भी ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाती हैं उन सबको हम यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके माध्यम से हमें समझने में भी थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे पहला जो होता है वो कहलाता है मोरेन। मोरेन का मतलब होता है हिमोड। हिमोड का अर्थ ये हुआ कि ये जो हिमानी के अंदर जो कंकड़ पत्थर टुकड़े मिले हुए होते हैं ये किस रूप में जमते हैं, तो ये जो मलबा होता है ये हिमोड या मोरेन कहलाता है, और ये हिमानी के विभिन्न भागों पर जम रहे होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि ये कोई बड़ा सा ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो बहुत सारे भाग इसके अंतर्गत हमारे को दिखाई देते हैं जहां पर ये मलबे जुड़े मोरेन जो हैं वो इसके अंदर विद्यमान होते हैं। यदि ये हिम के निचले वाले भाग पर होते हैं तो उसे हम तलीय हिमोड कहते हैं, यदि ये बीच वाले भाग में होते हैं तो उसे हम मध्य हिमोड के नाम से जानते हैं, और यदि ये किनारे वाले भागों पर जमते हैं तो उस प्रकार के जमाव को हम पार्श्व हिमोड के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये कोई हिमानी है, इस हिमानी के अंतर्गत हम यहाँ पर एक क्यों बना सकते हैं कि ये कोई हिमानी है, ये यहाँ से प्रवाहित होकर के आ रही है, तो इस हिमानी के अंतर्गत यहाँ पर जब यदि ये बीच वाले भाग में जमते हैं नीचे की ओर तो इसे तो हम कहते हैं तलीय हिमोड या तलस्थ हिमोड। यदि ये किनारे पर जमते हैं, इस प्रकार से हिमोड का जमाव किनारे वाले भागों पर होता है तो उसे हम पार्श्व हिमोड के नाम से जानते हैं। और हिम के बीच में, जैसे ये हिम है और इसके बीच में ये कोई यदि हिमोड का जमाव होता है तो उसे हम मध्यस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। और हिमानी के सबसे आगे वाले भाग में यदि इनका जमाव होता है तो उस प्रकार के जमाव को हम अंतस्थ हिमोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोरेन जो है अपने जमाव के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगली जो स्थलाकृति निक्षेप के द्वारा बनाई जाती है उसे हम कहते हैं ड्रमलीन। ये जो ड्रमलीन है ये हिमानी के साथ जो बेकर के आए हुए गोलाकार टुकड़े होते हैं, जैसे जलोढ़ पंख में गोल गोल जो टुकड़े होते हैं, उन गोल गोल टुकड़ों का, गोलाकार टुकड़ों का जमाव जब ढेर के रूप में हो जाता है तो उस प्रकार के जमाव को हम ड्रमलीन के नाम से जानते हैं। अर्थात वो जो गोलाश्म मृतिका के रूप में जो आए गोलाकार टुकड़े होते हैं, यदि वो ढेर के रूप में इस प्रकार से जम जाते हैं तो इस प्रकार से यदि वो ढेर के रूप में जम जाते हैं तो इस प्रकार के जमाव को हम ड्रमलीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो आकृति आती है उसे हम कहते हैं एस्कर। हिमानी के पिघलने पर जब हिमानी प्रवाहित होती हुई हिमरेखा के नीचे की ओर आ जाती है तो हिमानी पिघलने लगती है, जिसके कारण से इसके अंतर्गत जो मलबा शामिल होता है वो बजरी के रूप में इस प्रकार निक्षेपित होने लगता है, तो उस प्रकार के निक्षेप से एक लहरदार आकृति बन जाती है। तो इस प्रकार की आकृति को हम एस्कर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो आकृति आती है उसे हम कहते हैं केम और केटल। केम का मतलब जब ये रेत का जो जमाव होता है ये टीलों के रूप में होता है तो उस प्रकार के जमाव को हम केम कहते हैं, और यदि ये गर्त के रूप में होता है तो उस प्रकार के जमाव को हम
कैटिल के नाम से जानते हैं। तो ये जो जमाव है, चाहे वो टीलों के रूप में होगा तो कैम, और यदि गर्त के रूप में होता है तो उसे हम कैटिल के नाम से जानते हैं। और जब हिमानियां जो है वो प्रवाहित होती हुई हिमरेखा से नीचे आ जाती हैं तो उनके आगे वाला भाग जो है वो पिघलने लग जाता है, और पिघलने के कारण से एक प्रकार से यहाँ पर निक्षेपित मिट्टी का जमाव होने लग जाता है। तो जो हिमोड़ के जमाव से बनने पर जो मैदान का भाग यहाँ पर बन जाता है उसे हम आउटवाश प्लेन अर्थात हिमनद अवक्षेप मैदान के नाम से जानते हैं। ये हिमनद अवक्षेप मैदान हिमरेखा के नीचे की ओर पाए जाते हैं और ये हिमरेखा के नजदीक के क्षेत्रों में मिलते हैं, और बाकी जो हमने अपरदनात्मक स्थल रूप पढ़े हैं वो हमको हिमरेखा से अधिक ऊंचाई पर हमारे को दिखाई देते हैं। तो चूंकि इसका निक्षेप तभी हो पाता है तब जबकि हिम प्रवाहित होता हुआ हिमरेखा की ओर आने लग जाए, तो उस समय पर ताप के प्रभाव से हिम पिघलने लगता है, जिसके कारण से उसमें ये जो मलबा जमा होता है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से निक्षेप होने लगता है। तो मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, कैम, कैटिल और आउटवाश प्लेन जो हैं ये हिमनद के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चर्चा की है कि हिमनद जो है ये धरातल पर परिवर्तन लाने का विशेषकर उच्च पर्वतीय भागों या उच्च अक्षांशीय भागों में अपर्दन का एक सशक्त माध्यम है, जो कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के नए स्थल रूपों का भी निर्माण करता है। उन स्थल रूपों को अपर्दनात्मक और निक्षेप जनित स्थल रूपों में बांट करके उनका अध्ययन किया जाता है, और उनके द्वारा बनाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों की हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब शेष अपर्दन के माध्यमों पर हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।